पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा लगातार हो रही है और बड़ी खबर जो इस वक्त की सामने आ रही है वो ये है कि मुंबई में जो 2008 में एक आतंकी घटना हुई थी, 26/11 का वो दिन जिसे कोई नहीं भूल सकता। जब भी उस तारीख का जिक्र होता है तो रूह कांप जाती है और उसी घटना का आतंकी और साजिशकर्ता अब भारत के हाथ आ चुका है और भारत में प्रत्यर्पण हो चुका है तहव्वुर राणा का और वो भारत लाया जा चुका है। इसके बाद खबर आ रही है कि एयरपोर्ट से एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट है, इस पर हम जानकारी हमारे साथ देंगे हमारे सहयोगी अविनाश जी। तो अभी सबसे पहला सवाल ये है अविनाश जी कि इस प्रत्यर्पण में इतना समय क्यों लगा? क्या अमेरिकी कानून जो है उसके में जो जटिलताएं आई, क्या ये एक वजह है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रत्यर्पण की कार्रवाई कब से स्टार्ट की। 2011 में ये जो तहव्वुर राणा है और जो डेविड हेडली, इनके खिलाफ मामला दर्ज होता है और उसके बाद प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई शुरू होती है वो 2019 से स्टार्ट होती है। यानी 8 साल तक सरकार कर क्या रही थी? 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी, क्योंकि 2011 में जब वो मामला जब पहली बार दर्ज हुआ डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के खिलाफ में, तो उसके बाद क्योंकि जो केस जो चल रहा था वो अमेरिका की अदालत में चल रहा था और अमेरिका की अदालत में एक खाली मुंबई हमले का मामला नहीं था, मुख्य मामला जो था वो डेनमार्क के एक अखबार पर जो हमला हुआ था उससे जुड़ा हुआ था। और उसी मामले की जब FBI ने जांच की तब पता चला कि इन लोगों के तार में मुंबई हमले से भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2011 में जब मुकदमा NIA की कोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद क्योंकि अमेरिका में ये मुकदमा सुनवाई चल रही थी, इसलिए जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई है वो उस समय शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद अगले 5 साल तक एक पूरा कार्यकाल सरकार का चला जाता है और प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है यदि इतना 11 साल का समय लग रहा है प्रत्यर्पण के मामले में, तो उसके पीछे सीधा सीधा जो कार्रवाई की जो शुरुआत हुई है, 5 साल आपने एक कार्यकाल पूरा निकाल लिया, उसके बाद आपको ध्यान आया कि भाई मुंबई हमले का जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है वो अमेरिका की जेल में बंद है। आपने देर से कार्रवाई शुरू की और इसीलिए जो प्रत्यर्पण की जो पूरी प्रक्रिया हो पाई है उसमें इतना समय लग गया है। और इसके बाद अब जानकारी आ रही है कि वो भारत आ चुका है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस विमान से उसको लाया गया उसमें रॉ और NIA दोनों की टीम वहां पर मौजूद थी और उसकी निगरानी में उसे लाया गया है। आगे इस पर और क्या जानकारी होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल और है अविनाश जी, वो ये कि अब जब उससे पूछताछ होगी तो जो 26/11 का जो पूरा मामला था, जो आतंकी घटना हुई, उसके पूरी जानकारी निकल कर आ पाएगी, पूछताछ होगी, तो क्या उसमें पाकिस्तान से जुड़ी कुछ जानकारी भी निकल कर आएंगी कि पाकिस्तान का भी किस तरह से हाथ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसमें जो राणा का जन्म जो हुआ है वो पाकिस्तान में ही हुआ है। डेविड हेडली और राणा ये बचपन के ही दोस्त हैं, दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े हैं, मतलब इनकी दोस्ती शुरुआत से ही रही है। और जब इनकी गिरफ्तारी भी होती है 2009 में, तो दोनों की साथ साथ ही गिरफ्तारी होती है। शिकागो एयरपोर्ट से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। उस समय भी ये लोग पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का नाम भारत की जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब बयान आना शुरू हो गए हैं कि भाई जो हेडली और राणा से उनका कोई रिलेशन नहीं है, वो 20 साल से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं कराया है, वो कनाडा का नागरिक है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को पता है कि आरोपों के घेरे में सीधा सीधा वो आ ही चुका है, क्योंकि राणा पाकिस्तान की सेना का डॉक्टर भी था और ये कहा जाता है कि ISI के लिए वो काम कर रहा था। तो इसीलिए पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बेचैनी इस समय हो रही है, क्योंकि एक इस समय वो पहले से ही पाकिस्तान जो है अमेरिका के टारगेट पर बना हुआ है। और ऐसे मामले में कि जो इस समय आप देख रही दुनिया में उथल पुथल सी मची हुई है, पाकिस्तान अपने बचाव की कोशिशें शुरू कर चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है जब ये मामला खुलता चला जाएगा, जब उसमें सुनवाई होगी, तो इसमें ISI से जो राणा के रिलेशन है वो खुलकर सामने आएंगे। अब मामला वही है कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं कितनी जल्दी इस पर ट्रायल शुरू कर सकती हैं और कितना जल्दी राणा को सजा दिलाई जा सकती है। जी बिल्कुल। अब आपने हेडली का जिक्र किया है और ये उनके बचपन के दोस्त बताए जाते हैं। बताया जाता है कि तहव्वुर राणा जब पढ़ाई कर रहा था तब उसके कॉलेज में ही उसको दोस्ती हुई थी हेडली के साथ, यानी हेडली के सहारे से ही उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और उसके बाद 26/11 का आतंकी हमला हुआ। लेकिन सवाल ये है अविनाश जी कि जैसे कि आपने बताया कि दोनों को साथ पकड़ा गया, लेकिन प्रत्यर्पण जो हुआ है भारत के लिए वो अभी सिर्फ तहव्वुर राणा का हुआ है। तब राणा का एक मामला है जो बीच में फंसा हुआ था कि एक तो वो कनाडा का नागरिक था और दूसरा शुरुआत में जब 2011 में जब सुनवाई चल रही थी तो डेनमार्क वाले मामले में तो उसको दोषी ठहरा दिया गया था।
लेकिन जो मुंबई हमले का मामला जो था, उस मामले में वहाँ की जूरी ने उसको बरी कर दिया था। तो इसीलिए, लेकिन बाद में जब भारत सरकार की तरफ से वहाँ कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर की गई और सबूत दिए गए, तो पता चला कि नहीं, ये मुंबई हमले के मामले में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अमेरिकी कोर्ट ने उसको 14 साल की सज़ा सुना दी थी। तो सबसे एक मामला वही फंस रहा था कि उसको पहले सज़ा पूरी की जाए, उसके बाद इसको भारत भेजा जाए। लेकिन 2020 में जो कोर्ट ने उसको मतलब उसको जमानत मिल गई थी और रिहा भी हो गया था। लेकिन जब भारत सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि राणा भाग सकता है, तो अमेरिका की जो एजेंसी है उन्होंने उसको दोबारा से गिरफ्तार किया। लेकिन मामला वही है कि भाई, जब अमेरिका की तरफ से तो एक तरीके से उसको जो कानून था उसको सज़ा सुनाई गई थी और उसकी सज़ा पूरी हो गई थी, क्योंकि 9 में उसको गिरफ्तारी उसकी हो चुकी थी। तो उसके बावजूद इतना समय यदि लग रहा है, तो इसमें सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। क्योंकि आज यदि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी ने अपनी जो दोस्ती है ट्रंप से, उसके सारे राणा को वापस ले आए हैं। लेकिन ट्रंप का कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस समय ये कोशिश क्यों नहीं की गई कि राणा को उस समय लेके आया जा सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी जब नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे अमेरिका में, तो जो टैरिफ का मामला हुआ उस पर तो वो कुछ नहीं बोले हैं लोग। अब उसके लिए बस खाली यही कि भाई टैरिफ की जगह वो राणा को ले आए हैं। लेकिन मामला वही है कि आप उसको, राणा को कितना तेज़ी से जल्दी उस पर ट्रायल करवा के सज़ा सुनवा सकते हैं, करा सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि राणा से अभी तो पूछताछ ही शुरू होनी है। अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद क्या सबूत एनआईए के इतने दिनों में जोड़ रखे हैं। क्योंकि कसाब के पहले ये कहा जाता था कि भाई जो मुंबई हमले का जो एक जीवित आतंकी पकड़ा गया था, उसके साथ आमना सामना कराया जा सकता था। लेकिन अब कसाब भी नहीं है, उसको तो पहले ही फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। तो एनआईए को एक नए सिरे से पूरी कड़ियाँ जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आतंक की जो वारदात की जो साजिश रची गई थी, वो हिंदुस्तान में नहीं रची गई थी। वो जो वारदात थी वो पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका से रची गई थी। क्योंकि राणा उस समय कनाडा में था और आईएसआई से, जाहिर सी बात है, आईएसआई का सीधा एक तरीके से निर्देश मिल रहे थे। तो इस पूरे मामले की जांच में अभी बहुत सारे पेच फंसने वाले हैं। और वो यही है कि भाई एक मामला काफ़ी पुराना भी है, लेकिन एनआईए इस पूरे मामले में कितना तेज़ी से राणा को सज़ा सुनवा सकती है, इसी पर सबकी नज़रें रहेंगी। जी बिल्कुल, मामला बहुत पुराना है और इसमें अभी जो पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, पूरे मामले को दोबारा से उठाया जाएगा, कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी अविनाश जी कि क्या ये जो अब मामला दोबारा से उठा है और इसमें जब जानकारियां जुटाई जाएंगी और जिस तरह से राणा भारत लाया गया है, क्या इससे लश्कर ए तैयबा जैसी जो दूसरे आतंकी संगठन और हैं जो भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें करते रहते हैं, क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? क्या उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा, या और भी कुछ बड़ा धमाका हो सकता है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि आतंकी संगठनों में एक कोई जाता है तो दूसरा उसकी जगह कोई दूसरा जगह ले लेता है। तब राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाकी जो बड़े आतंकवादी हैं वो इस समय पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और पाकिस्तान तो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता है कि उनके यहाँ भारतीय कोई मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। तो इसीलिए कि आईएसआई या पाकिस्तान की सेना या उस जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, बाकी जो संगठन हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर शायद नहीं पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि कुछ समय के लिए उनकी गतिविधियाँ जरूर जो हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन बाद में वो अपने उसी डर्रे पर दोबारा से फिर आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि सरकार लगातार दबाव बनाए रखे। अगर जरा सा भी दबाव कमज़ोर पड़ेगा, वैसे ही वो पुरानी स्थितियाँ फिर शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो आतंकी वारदातें हैं कश्मीर में या भारत के बाकी हिस्से में, वो अभी ऐसा नहीं कि 2, 5, 10, 20 साल से चल रही हैं, वो करीब 30-40 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और कई आतंकी घटनाएं हुई हैं और कई बड़े बड़े आतंकवादी सेना ने एक तरीके से मार गिराए भी हैं और कई बड़े आतंकियों का प्रत्यर्पण भी किया गया है। लेकिन जाहिर एक आतंकवादी का प्रत्यर्पण होता है या उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आतंकी आ जाता है। तो इसके लिए यही है कि इंटरनेशनल प्रेशर सरकार को बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, तभी इस तरीके की गतिविधियां रुक पाएंगी। और प्रत्यर्पण वाला जो मामला आपने उठाया है, वो जाहिर सी बात है, अभी अमेरिका से गिरफ्तारी हुई थी इसीलिए प्रत्यर्पण हो गया। लेकिन अधिकतर जो मामला है वो तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से अभी तक भारत ने किसी भी व्यक्ति का प्रत्यर्पण आज तक नहीं हो पाया है। तो और आगे भी संभवतः उम्मीद इसकी बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान अपने यहाँ किसी भी आतंकी को भारत को सौंपेगा।
जी बिल्कुल। और अब कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर, जैसे कि अविनाश जी आपने भी बताया कि तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, और जैसे बीजेपी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से क्रेडिट वॉर जो छिड़ गई है, उसको लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को 10 अप्रैल 2025 को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया, लेकिन पूरी कहानी बताना जरूरी है। जबकि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने के लिए होड़ में लगी है, सच्चाई उनके दावों से कोसों दूर है। ये प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कठिन परिश्रमी और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है, जिसकी शुरुआत अगुवाई और निरंतरता यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ समन्वय द्वारा सुनिश्चित की थी। और इसको लेकर कांग्रेस ने बाकायदा इसके साथ एक कॉपी भी साझा की है, जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी यहाँ पर एक तरह से क्रेडिट वॉर जो छिड़ गई है, यानी क्रेडिट लेने की कोशिश में जो मोदी सरकार लगी थी, उसको भी कांग्रेस ने उसका भी खुलासा कर दिया है। और इसके अलावा ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा, सबकी निगाहें हैं। अब केस जब पेशी की जाएगी, उसके बाद एनआईए की तरफ से क्या रिपोर्ट दी जाएगी, और इसके बाद इसका असर क्या होगा, कैसे कड़ियां जोड़ी जाएंगी, क्या बड़ी बड़ी जानकारियां निकल कर आएंगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार।